हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर शारीरिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स का थर्ड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है शारीरिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आपको मैं इस चैप्टर के बिहाफ पर 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आशा करते हैं कि आप सभी के सभी लोगों ने प्रीवियस दोनों के दोनों लेक्चर्स को जरूर से जरूर देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने किसी भी सिंगल लेक्चर को मिस किया है तो आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस लेक्चर को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको आज का ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी टॉपिक से जो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसी से आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया डियर स्टूडेंट्स कि आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक के गुणधर्म। ध्यान देना, टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स शारीरिक के गुणधर्म, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। खूब ध्यान से कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और जितनी भी प्रॉपर्टीज आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा उन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को आप नोट डाउन करिएगा, उनको समझिएगा, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमें आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं कि ये किस तरह की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। वह मैंने आपको सिखाया डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं, या वहां पर एक सारस प्रसार भी, सारस एक्सपेंशन भी आप लोगों को सिखाया गया था। 2 मेथड आपको सिखाया गया था जिसकी हेल्प से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं थोड़ा आप लोग समझिएगा। जैसे डिटर्मिनेंट सपोज करिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 5 4 5 है, 2 4 4 है, फिर 5 4 4 है या 5 4 5 है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? या तो आप लोग सारस प्रसार का यूज करेंगे, ध्यान देना लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप डियर स्टूडेंट सारस प्रसार का यूज करेंगे, या तो आप लोग डायरेक्ट इसका क्या कर देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे। दोनों मेथड मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको टास्क दिया था, जो क्वेश्चन दिया था, उसको आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन से बोरियत सी महसूस होती है। जब बड़े बड़े नंबर्स, बड़े बड़े एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाते हैं, इनको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे ये डिटर्मिनेंट है, अगर आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पता होगी तो आप कहोगे हियर C1 इक्वल C3, मीन्स फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की वैल्यू सेम है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे जान जाएंगे? जब हमें ये प्रॉपर्टी पता होगी डियर स्टूडेंट्स कि अगर किसी शारीरिक के किन्हीं 2 पंक्ति या किन्हीं 2 स्तंभ की वैल्यू सेम हो, बराबर हो, समान हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। उसकी वैल्यू को एक्सपेंड करके या सारस प्रसार की सहायता से ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कई सारी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की, जिसकी हेल्प से डिटर्मिनेंट्स में तमाम प्रकार के रिजल्ट्स प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आते हैं। साथ ही साथ डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड करना भी ईजी हो जाता है। वही सारी की सारी चीजें डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन सारी प्रॉपर्टीज को खूब ध्यान से समझिएगा। यहां पे प्रॉपर्टीज को मैं लिखूंगा, उसको समझाऊंगा, उसको आप लोग नोट करते चलिएगा, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने से सारणी का मान परिवर्तित नहीं होता है। पहला क्या है डियर स्टूडेंट्स? पंक्तियों, ध्यान समझना, पंक्तियों योम स्तंभों को परस्पर बदलने से सारणी का मान, समझते चलना, सारणी
का मान परिवर्तित नहीं होता। ठीक, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट्स की जो रो है उसको कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब क्या है, समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, नोट करते चलिएगा। ये लेक्चर इस चैप्टर की जान है। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को मिस कर दिया तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखिए जैसे a इक्वल टू हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन है। सपोज दिस इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। अब सपोज करिए इसके रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें, देन आपको क्या मिलेगा उस सिचुएशन में। अगर इसको हम यहां बोल देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ATP लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ये हमारा जो है मीन्स a1 a2, ध्यान देना, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल होगा, ध्यान देना कैसे, ऐसे लिख दो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखा आप लोगों ने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम से मीन्स जो रो था वो कॉलम बन गया, जो कॉलम था वो रो बन गया। इससे इसकी वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी डियर स्टूडेंट्स की हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स के रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, आपस में परिवर्तित कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, वो बदलती नहीं है। ध्यान रखेंगे सर कैसे यूज करेंगे, आगे चल के भी हम लोग क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए चलते हैं डियर स्टूडेंट सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है, यदि किसी सारणी में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदला जा सकता है तो सारणी के मान में -1 लग जाता है। ध्यान दो, ध्यान दो, या लिखेंगे किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों, ध्यान देना, पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणी का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदल जाता है, मैं समझाता हूं आपको। मान नहीं बदलेगा डियर स्टूडेंट, जो वैल्यू थी, जो मान था वो वही रहेगा, केवल वह जो है वो निगेटिव में हो जाएगा। पॉजिटिव में रहेगा तो निगेटिव, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, मतलब साइन चेंज हो जाता है। जैसे a इक्वल टू हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, a1 है, a2 है, a3 है, फिर b1 है, b2 है, b3 है, c1 है, c2 है, c3 है। सपोज करिए हम क्या करें, यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट क्या है, a1 a2 a3 b1 b2 b3, सही है। और यहाँ पे लिखिए हम c1 c2 c3, और सपोज करिए यहाँ पर चेंज कर दें, यहाँ पे c1 c2 c3 कर दें, यहाँ b1 b2 b3 रहने दें, यहाँ a1 a2 a3 रहने दें। तो ये दोनों वैल्यू सेम तो होंगी लेकिन यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। हमने क्या किया, यहाँ देखिए आप, जो हमारा c1 था वो चेंज हो गया है c3 से और c3 चेंज हो गया है c1 से। मतलब हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से एक्सचेंज करा दिया है, उसमें परिवर्तित कर दिया है। ऐसे परिवर्तन से डियर स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, केवल उसका चिन्ह बदल जाएगा। मतलब अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे सपोज करिए वैल्यू k आ रही थी तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू -k आएगी। जैसे इसको सॉल्व करने पे 25 आया रहेगा तो इसको सॉल्व करने पर -25 आएगा। ये इसका मतलब होता है। क्लियर हो गई बातें? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के किन्हीं दो रो, या यही काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं, किन्हीं दो रो या कॉलम को आपस में अगर हम एक्सचेंज कर देते हैं तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, केवल उनका साइन, उनका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब ये परिवर्तन बार बार करोगे, जैसे एक बार किए तो माइनस हुआ, दोबारा किए तो प्लस हुआ।
और उसके बाद फिर किए तो फिर माइनस हो गया। तो इसके लिए चिन्ह को पता करने का तरीका होता है -1 की पावर n इंटू ए, इससे पता चल जाता है। ठीक है, ए इक्वल जो होगा इसके इक्वल हो जाता है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला बनता है, क्योंकि अगर एक बार चेंज करोगे तो -1 की पावर 1 लगाओगे तो उस सिचुएशन में a इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, जैसा कि इसमें हुआ है। लेकिन फिर एक बार चेंज कर दोगे तो उस सिचुएशन में a इक्वल टू -1 की पावर 2 करोगे और इंटू ए, -1 की पावर 2 मतलब प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल टू ए ही हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हम ये समझ सकते हैं, मतलब एक दो जैसे कि किसी दो कॉलम को या रो को चेंज किए एक बार तो चिन्ह माइनस होगा, फिर करोगे फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, ऐसे ही प्रक्रिया लगातार होती रहेगी। तो ये दो प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट, किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दें तो उस सारणी के मान पर, उस सारणी की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर हम किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्ति या किन्हीं दो स्तंभ का परस्पर विनिमय कर देते हैं, उनको परस्पर परिवर्तित कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं, उनकी वैल्यू तो नहीं चेंज होती है लेकिन उनका साइन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो जाता है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ समझते चलिए और नोट करते चलिए। एक भी प्रॉपर्टी को प्लीज स्किप मत करिएगा, मैं पूरी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी भी हो जाए, लेकिन मुझे भरोसा है कि हमारे स्टूडेंट्स घबराएंगे नहीं, प्रत्येक प्रॉपर्टी को ध्यान से बिना समझे यहां से खिसकने वाले नहीं है। आइए हम लोग समझते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 3। ये हमारी दो प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड देखिए क्या है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति के सभी अवयवों को किसी ऐसी संख्या k से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में उस संख्या k से गुणा हो जाता है। देखो प्रॉपर्टी क्या है, देखो ध्यान से, यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में k से गुणा हो जाता है। k से क्या होता है, गुणा हो जाता है। ठीक, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट a इक्वल टू गिवन है, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, ये डिटर्मिनेंट है, सारणिक है हमारा। अगर हम इस सारणिक को, इस डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स ka करना चाहते हैं, तो इस k से मल्टीप्लाई करने के लिए इस डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। इस k से इसकी किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ka1 kb1 kc1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, या ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो ka1 ka2, ठीक है, ka3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3। मतलब इस तरीके से आप, हमने इसमें क्या किया, उस k से इसके फर्स्ट रो में प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी उस k से इसमें मल्टीप्लाई हो गया। यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने फर्स्ट कॉलम में कर दिया। ऐसे ही आप k को किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो उस कांस्टेंट से, उस नंबर से, उस डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये रूल होता है, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती, इस चीज को आपको जानने की आवश्यकता है। अगर आप सारे में कर दो,
इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए, इसमें से भी कर दिए। इसका मतलब एक बार k से किए, फिर k से किए, फिर k से किए, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, k की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए आप लोग विशेष रूप से यह ध्यान रखेंगे कि अगर हमें किसी डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो उस नंबर से उस डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल आपको समझाता हूं और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आराम से समझते चलिएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। जैसे a इक्वल टू 2 4 5 7 ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। सपोज करो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3 को चाहे इस फर्स्ट रो में या सेकेंड रो में या कहीं पर भी किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम फर्स्ट में नहीं करना चाहते, इसमें करते हैं 15 7 3 21, ऐसे कर दिए। इसका मतलब ये अगर a था तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। हमने क्या किया है, इसमें जो सेकेंड कॉलम था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहां से एक बात ये भी समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम मल्टीप्लाई का ये रूल है तो कॉमन लेने का भी रूल यही होगा, कॉमन लेने का रूल भी होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो ये लिखा है 2 4 15 21, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई नंबर अगर हमें कॉमन मिल रहा है तो उसको हम कॉमन भी कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे, यहाँ 3 है कॉमन तो 3 ले लो, यहाँ 2 4 यहाँ 5 और 7 जाकर के बच जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगली चीज ये है डियर स्टूडेंट्स, जैसे सपोज करिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट दे दिया गया ना, 2 है 4 है 6 है 8 है ना, उसके बाद 16 है, फिर 10 है, फिर 5 है, या सपोज करिए यहाँ पर 2 है -2 है, फिर 2 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करना चाहते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 2 से डिवाइड कर दो सर या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही होती है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें इसको 2 से डिवाइड करना है तो इसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम को 2 से डिवाइड कर दो। किसी को, जैसे फर्स्ट को डिवाइड कर दिए, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 16 -2 6 10 2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। डिटरमिनेंट का साइन बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, तो जो मल्टीप्लाई का रूल है वही डिवाइड का रूल है, वही कॉमन लेने का भी रूल वहां पर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझा दिया है और यहाँ पर प्रॉपर्टी को लिख करके भी आप लोगों को समझा दिया है। मुझे भरोसा है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 होगी, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी को जरूर सीख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्किप मत करिएगा, नहीं तो बाद में पछताएंगे। अगली प्रॉपर्टी समझिए क्या है। अगली प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है, जो भी मैंने यूज किया था। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के, ध्यान रखो रूल है डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति कहो या क्या कहो, स्तंभ कहो, स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है या शून्य होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दिया गया होगा, उस डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो हमें उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें सारस नियम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली हम लोग उसकी वैल्यू 0 लिख देंगे। आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल को समझिए। देखिए जैसे a इक्वल टू हमें मिल गया a1 a2 a3 0 0 0, फिर b1 b2 b3। अब अगर हम यहां पर चाहें तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रीजन का बता दोगे। सिंस c2 जो है डियर स्टूडेंट्स वो 0 है, सेकेंड कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 0 हैं, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमें इसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कोई भी हो, और कोई एग्जांपल दे दीजिए, एक पर्टिकुलर कोई और एग्जांपल हम आपको लेकर के सिखा देते हैं। जैसे a इक्वल टू आप लिख दिए यहाँ 0 0 0,
759 11 1 2 ये लिख दिया गया। इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ कहोगे हियर सिंस C1 जो है, देखो C1 की वैल्यू 0 है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A जो होगा वो 0 हो जाएगा। समझ गए आप लोग रूल को? किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के जितने भी एलिमेंट्स हों वो सब क्या हो जाएं, 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी सारणी की किन्हीं कोई दो पंक्ति या कोई स्तंभ आपस में सर्वसम हो, मतलब समान हो, जो फर्स्ट रो की वैल्यू हो वही सेकेंड रो की वैल्यू, मतलब कोई भी दो रो आपस में सेम हो या कोई दो कॉलम आपस में सेम हो, तो उस सिचुएशन में भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। देखिए यहां से प्रॉपर्टी नंबर 5 है डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ सर्वसम हो, सर्वसम मतलब समान हो, तो ऐसे सारणिक, ध्यान देना, ऐसे सारणिक का मान 0 होता है। ऐसे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। समझाता हूं, जैसे A = लिख दिया आप A1 A2 A3, B1 B2 B3 लिख दिए, A1 A2 A3। आप यहां बोलोगे हियर सिंस C1 इक्वल किसके, C3 के, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपस में सर्वसम है, मतलब समान है। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे, एक्सपेंड करके भी फाइंड करेंगे, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं। अदर एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अदर एग्जाम्पल और ले लेते हैं एक नंबर वाला। देखो ध्यान से, जैसे A = हमने लिख दिया 1 2 5 2 7 9, फिर लिखा गया 1 2 5। अब यहां देखिए इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितना है, 0 आएगी। रीजन क्या होगा, सिंस आप देख पा रहे हैं R1 जो है डियर स्टूडेंट्स वो R3 के क्या है, बराबर है, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये दोनों बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं कि अगर किसी सारणिक अर्थात किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट अर्थात उस सारणी की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी सारणी किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ आपस में सर्वसम हो गए, मान लो समान हो गए, तो उस सिचुएशन में भी उस सारणी का मान क्या होता है, 0। ध्यान रखना पंक्ति या स्तंभ के समान ना हो, कोई दो पंक्ति आपस में समान हो या कोई दो स्तंभ आपस में समान हो, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, उसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। आइए चलते हैं डियर स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। मैंने पहले भी बोला, बार बार बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स की एक भी प्रॉपर्टी की स्किप मत करिएगा, सारी प्रॉपर्टीज को कॉपी में नोट करते चलिएगा। अगर आप लोग कंप्लीट लेक्चर देखिएगा और सारी प्रॉपर्टी आप लोग ले करके समझ करके नोट कर लीजिएगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी हैं, और ठीक है, और हम लोग उसको नोट भी कर चुके हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों की गुणा किसी दूसरी पंक्ति या संगत अवयव से शाखंड से जोड़ने पर इसका मान 0 होता है। ठीक है, सारणिक में किसी पंक्ति के अवयव की गुणा किसी दूसरी पंक्ति के संगत, ये तो पहले आपको बताया जा चुका है, इसको नहीं देखना है। अगला है डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 6, ध्यान समझिएगा, इसको ज्यादा लिखूंगा नहीं। जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक डिटर्मिनेंट ऐसे देखो, A1 है प्लस A है, A2 है प्लस सपोज करिए यहाँ पर B है, ठीक है, A3 है प्लस में यहाँ C है, यहाँ B1 है B2 है B3 है, यहाँ C1 है C2 है C3 है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, इस डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम है वो 2 एलिमेंट्स के सम के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको चेंज किया जा सकता है। क्या मतलब है सर इसका, देखो A1 A2 A3, और अब इसको दूसरा नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3, और प्लस में अब ये वाला ले लेंगे
A B C लिख करके, फिर यहाँ B1 B2 B3 C1 C2 C3। मतलब अगर किसी भी सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ का जो अवयव है वो दो संख्याओं का योग है तो उसको दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में डियर स्टूडेंट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। आई होप ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, सबसे कम यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। अब आइए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। क्या डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टी नंबर 7। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुण नंबर 7 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको खूब ध्यान से आप लोग समझ। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। इसमें लिखा यदि सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ में, लिखिए यहाँ लिखा है यदि सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी निश्चित राशि यम से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक, इसका मतलब समझिए 60 में इसका नोटेशन क्या है, इसका मतलब समझो। जैसे हमारे पास कोई रो है RI, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं RI प्लस माइनस के RJ। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे पास कोई रो है RI, मतलब वो R1 R2 कुछ भी हो सकती है, तो दूसरे किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे R1 चेंज इनटू R1 प्लस 2R2 हम कर सकते हैं, या हम लोग चाहें तो R1 इक्वल टू, ध्यान दो, R1 चेंज इनटू R1 माइनस 2R2 भी कर सकते हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि हम 2 से ही मल्टीप्लाई, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही सेम वर्क डियर स्टूडेंट्स हम कॉलम में भी करते हैं। मतलब CJ जो है वो चेंज है, CI चेंज है, CI प्लस माइनस के CJ से इस तरीके से इसको चेंज किया जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूं कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट ऐसे दिया है, 2 है, 4 है, 5 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने से पहले इसको हम छोटा कर सकते हैं। ऐसे करेंगे C1 चेंज इनटू C1 माइनस C2, या ऐसे कर सकते हैं C1 माइनस 2C2। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो C1 है, जो फर्स्ट कॉलम है, वो चेंज हो रहा है, वो बदला जा रहा है। कैसे? C1 में से माइनस करेंगे C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, देन वी गेट, देखो उस सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट, हमें वहां पर मिल क्या जाएगा, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ A इक्वल टू, ध्यान समझो सभी लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 से करोगे 2 माइनस 2 कितना आएगा 0, इसको 2 से करोगे 4 माइनस 4 कितना आएगा 0, यहाँ 2 से करोगे तो 2 3 जा 6, 5 में से माइनस करोगे -1, 1 2 3, अब 5 7 और 9 ये हो जाएगा। अब क्या होगा, ऐसा करने से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना इजी हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं, सेकंड रो या सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में मत करिएगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। अगर सेकंड रो या सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में करिएगा तो उसके सामने माइनस लगा दीजिएगा, नहीं तो कर सकते हैं। अब ऐसा करने से होता क्या है डियर स्टूडेंट्स कि आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में ज्यादा से ज्यादा 0 लगा रहे हैं, तो हम फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, डिटरमिनेंट A जब हम लोग निकालेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे, इसको लेंगे तो 0, इसको लेंगे 0, बचेगा कौन, ये हमारा -1 बचेगा। अब ये और ये छूटेगा, 7 1 जा 7 और माइनस में 2 5 जा 10 यहां पर आ जाएगा,
तो माइनस यहाँ होगा -3, कुल मिला के +3, ये डिटर्मिनेंट ए की जो होगी वो क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तमाम प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस, कई प्रकार के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में हैं। उन सारे के सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे। अभी आज के इस लेक्चर में इन जो 7 प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, मुझे भरोसा है कि आप लोगों को ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ चुकी होंगी। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ चुकी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते तब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अभी आज के इसी लेक्चर में मैं क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए नहीं सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि जब तक कांसेप्ट नहीं पता होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा। इसलिए सभी लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लिया होगा, उसको आप एक बार रिवाइज करिए, बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए विद एग्जांपल की सहायता से आप सॉल्व करिएगा। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, अच्छे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा जो एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है, तो आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे सिलेबस में 1-2 टॉपिक और बचेंगे, उनको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। आशा करते हैं आज का ये लेक्चर आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।